क्या माता वैष्णो देवी यात्रा का ये हादसा टाला जा सकता था? क्या जिम्मेदारों ने अपनी आंखें मूंद रखी थीं या फिर कुदरत के आगे सब बेबस हो गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य ब्लॉग। 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हुआ भयंकर भूस्खलन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला गया। सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए, कई की जान चली गई और हजारों को अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। ये हादसा कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या यात्रा समय पर रोक दी गई थी? श्राइन बोर्ड ने अपनी भूमिका निभाई या नहीं? मौसम विभाग की चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया या फिर तैयारी नाकाफी थी? और सबसे बड़ा सवाल, आगे यात्रा कब शुरू होगी और सुरक्षा के इंतजाम कितने मजबूत होंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इस पूरे हादसे की पूरी टाइमलाइन, प्रशासन और श्राइन बोर्ड के कदमों का विश्लेषण, और बताऊंगा कि आने वाले दिनों में हालात किस तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों, सच सामने आएगा, जांच जारी है और हमारे चैनल पर मिलेगा आपको हर अपडेट बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 अगस्त की दोपहर माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अचानक भारी बारिश और भूस्खलन हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना अर्धकुंवारी के पास हुई, जहां पहाड़ से चट्टानें और मलबा गिरने लगा। घटना के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोग भी मिलकर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक ले गए। सैकड़ों श्रद्धालुओं को कटरा और आसपास की सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। सभी हेलीकॉप्टर, रोपवे और होटल की बुकिंग्स रद्द कर दी गई और यात्रियों को 100% रिफंड देने का ऐलान किया गया। श्राइन बोर्ड का कहना था कि पैसा 15 दिन के अंदर यात्रियों के अकाउंट में वापस पहुंच जाएगा। उधर कटरा होटल एसोसिएशन ने भी इंसानियत का बड़ा उदाहरण पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें 2 से 4 दिन तक मुफ्त ठहरने की सुविधा दी जाएगी। अगर कोई होटल फुल है तो कंट्रोल रूम की मदद से यात्रियों के लिए दूसरी व्यवस्था की जाएगी। यानी हादसे के तुरंत बाद प्रशासन, रेस्क्यू टीम और स्थानीय संगठनों ने मिलकर यात्रियों की मदद की। दोस्तों, किसी भी बड़ी त्रासदी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिम्मेदारी किसकी थी। 26 अगस्त को हुए इस हादसे के बाद भी यही चर्चा हर जगह छाई हुई है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि उन्होंने समय रहते सही कदम उठाए थे। बोर्ड के अधिकारियों ने साफ कहा है कि 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे ही यात्रा रोकने का आदेश दे दिया गया था। उनके मुताबिक जब दोपहर 2:40 पर अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन हुआ, तब तक यात्रा पहले ही स्थगित कर दी गई थी। यानी बोर्ड का पक्ष है कि हादसा उस समय हुआ जब कोई भी नया यात्री ट्रैक पर भेजा नहीं जा रहा था। उनका दावा है कि उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लिया और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। लेकिन दूसरी तरफ कई यात्री और स्थानीय लोग अलग कहानी बता रहे हैं। उनका आरोप है कि चेतावनी तो पहले से थी, फिर भी सुबह तक हजारों यात्री ट्रैक पर थे। कई लोगों का कहना है कि यात्रा को और पहले रोकना चाहिए था। अगर समय रहते सभी यात्रियों को नीचे भेज दिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। लोगों का यह भी सवाल है कि क्यों बारिश और भूस्खलन जैसे हालात के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अर्धकुंवारी और भवन के बीच फंसे रहे। क्या यह व्यवस्था की कमी थी या श्राइन बोर्ड और प्रशासन के बीच तालमेल की दिक्कत? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तुरंत एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी को देखना है कि कहीं प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही तो नहीं हुई। क्या श्राइन बोर्ड की तरफ से सुरक्षा के लिए जारी निर्देशों को सही समय पर लागू किया गया था? क्या मौसम विभाग की चेतावनी को पूरी गंभीरता से लिया गया था या इसे हल्के में लिया गया? और सबसे अहम सवाल, क्या यह पूरी तरह प्राकृतिक आपदा थी जिसे टाला ही नहीं जा सकता था? यानी जिम्मेदारी का मुद्दा अभी भी खुला है। श्राइन बोर्ड अपना पक्ष रख रहा है, जनता अपने सवाल उठा रही है और प्रशासन जांच कर रहा है। आखिरकार सच सामने तभी आएगा जब जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। तभी यह साफ होगा कि यह त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर कहीं ना कहीं इंसानी गलती भी शामिल थी। दोस्तों, हादसे के बाद से ही माता वैष्णो देवी यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है।
पहला कारण है लगातार हो रही भारी बारिश। बारिश इतनी तेज हो रही है कि कटरा से भवन तक के मार्ग पर कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई। अर्धकुंवारी के पास तो ट्रैक का बड़ा हिस्सा ही टूट गया और मलबा पूरे रास्ते में भर गया। राहत और मरम्मत का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात मलबा हटाने और रास्ते को साफ करने में जुटी हुई हैं। सुरक्षा बल हर जगह तैनात है ताकि कोई भी यात्री ट्रैक पर ना जा सके। लेकिन बार बार हो रही बारिश इन सभी कोशिशों को और अधिक कठिन बना देती है। इस दौरान रेलवे और सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए। कई यात्री कटरा और आसपास के होटलों और धर्मशालाओं में फंस गए। ऐसे समय में होटल एसोसिएशन आगे आया और उन्होंने यात्रियों के लिए मुफ्त ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी की। श्राइन बोर्ड ने भी सभी बुकिंग्स कैंसिल कर दी है और यात्रियों को 100% रिफंड देने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनियां जारी हैं। अभी भी भारी बारिश और नए भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से यात्रा को लगातार स्थगित रखा गया है और अब तक इसकी दोबारा शुरुआत को लेकर कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है। यानी मौजूदा हालात यही है कि ट्रैक की मरम्मत और सफाई जारी है। प्रशासन यात्रियों को राहत देने की पूरी कोशिश कर रहा है और सुरक्षा को देखते हुए यात्रा तभी शुरू की जाएगी जब मौसम पूरी तरह सामान्य हो जाएगा और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, हादसे के बाद प्रशासन ने केवल तत्काल राहत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अब उनकी पूरी कोशिश है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। यही वजह है कि इस बार काम दो स्तरों पर हो रहा है। पहला, तुरंत हालात संभालना और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक सुरक्षित बनाना। कटरा से भवन तक के मार्ग पर इंजीनियरिंग टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं। जहां जहां पहाड़ कमज़ोर हैं वहां नए सेफ्टी नेट और प्रोटेक्शन वाल बनाई जा रही है। भूस्खलन वाले हिस्सों पर स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम डालने की योजना है ताकि पानी इकट्ठा ना हो और मिट्टी डहने का खतरा कम हो। यानी अब सिर्फ रास्ता साफ करने का नहीं, बल्कि रास्ते को मजबूत बनाने का काम हो रहा है। प्रशासन ने मौसम विभाग के साथ सीधा कोऑर्डिनेशन शुरू किया है। पहले जहां चेतावनियां देर से पहुंचती थीं, अब कंट्रोल रूम तक हर घंटे रिपोर्ट आती है। जैसे ही मौसम खराब होने की संभावना होती है, तुरंत आगे का निर्णय लिया जाएगा और यात्रियों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत अहम साबित होगा। समाज की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण रही है। स्थानीय एनजीओ और स्वयंसेवक यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप चला रहे हैं। कई जगहों पर मुफ्त भोजन और दवाइयां बांटी जा रही हैं। यहाँ तक कि स्थानीय गाइड्स और पोनी वाले भी प्रशासन के साथ मिलकर यात्रियों को सही दिशा दिखा रहे हैं और असुरक्षित जगहों पर जाने के लिए रोक रहे हैं। इन सब के अलावा प्रशासन एक नया डेटाबेस भी बना रहा है। जो भी यात्री कटरा से यात्रा शुरू करेगा, उसकी एंट्री डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इससे यह पता रहेगा कि कितने लोग मार्ग पर हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। यानी प्रशासन और समाज दोनों अब सिर्फ हादसे से निपटने के लिए नहीं, बल्कि एक नई और सुरक्षित व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। ये कदम दिखाते हैं कि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यात्रा कब शुरू हो सकती है और आगे की तस्वीर कैसी दिख रही है। सबसे पहले बात मौसम की करें तो फिलहाल यह सबसे बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग के ताज़ा मॉडल्स बताते हैं कि आने वाले दिनों में बरसात धीरे धीरे कम होगी, लेकिन पहाड़ों पर अचानक भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा सितंबर के पहले हफ्ते तक बना रहेगा। इसका मतलब है कि यात्रा तभी शुरू होगी जब प्रशासन को पूरा भरोसा होगा कि मार्ग सुरक्षित है। दूसरी बड़ी संभावना इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। इस हादसे ने साफ कर दिया है कि ट्रैक और भवन क्षेत्र को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए आने वाले दिनों में प्रशासन भूस्खलन रोधी प्रोजेक्ट पर ज़्यादा निवेश करेगा। जगह जगह स्टील नेट, प्रोटेक्शन वाल और मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि रास्ता सुरक्षित रहे। तीसरी अहम दिशा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब संभावना है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए। सीसीटीवी और सैटेलाइट डेटा से पता लगाया जाएगा कि कहाँ ढलान कमज़ोर है और कहाँ खतरा बढ़ रहा है। साथ ही मोबाइल अलर्ट सिस्टम के जरिए यात्रियों को समय पर चेतावनी भेजी जाएगी। चौथा पहलू है पॉलिसी बदलाव। संभव है कि आगे यात्रा पर एक समय में सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को जाने दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक पास और डिजिटल एंट्री सिस्टम लागू कर यात्रियों की गिनती हर पल प्रशासन के पास रहेगी। इससे भीड़ नियंत्रण आसान होगा और किसी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। यानी आगे की स्थिति को देखें तो दो बातें साफ हैं।
पहले, यात्रा जल्दबाजी में शुरू नहीं की जाएगी, बल्कि तब तक रुकी रहेगी जब तक मौसम और ट्रैक दोनों पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाएं। और दूसरी, इस हादसे से सीख लेकर आने वाले समय में माता वैष्णो देवी यात्रा और ज़्यादा सुरक्षित और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरी त्रासदी से एक बात साफ है, प्रकृति के सामने इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन सावधानी और समय पर तैयारी ही सबसे बड़ी ढाल है। 26 अगस्त को जो हादसा हुआ, उसने न सिर्फ कई घरों को उजाड़ा, बल्कि हमारी व्यवस्थाओं की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया। आज हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं, ट्रैक की मरम्मत हो रही है, प्रशासन नई तकनीक और नई योजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन यात्रा दोबारा शुरू होने में अभी भी वक्त लगेगा, क्योंकि सुरक्षा से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। कल की तस्वीर यही कहती है, जब यात्रा फिर से शुरू होगी तो वह और ज़्यादा सुरक्षित, तकनीकी रूप से मजबूत और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ होगी। यह हादसा भले ही एक गहरा घाव छोड़ गया हो, लेकिन इससे मिली सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से प्रशासन की अब तक की भूमिका कैसी रही? क्या आगे यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। जय माता दी।